Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today's lecture is on Origin of Sociology. Hope you have watched previous two videos which were on meaning and definition. Let's start the lecture. Auguste Comte was the first person who coined the term sociology in his book Positive Philosophy in 1830. Auguste Comte, in his classification of sciences, made sociology both logically and chronologically in line to the other sciences. अभी के लिए सबसे ज़्यादा हम लोगों ने सबसे पहले समझ लिया कि सोशोलॉजी का मीनिंग क्या है, सोशोलॉजी किस किस चीज़ को स्टडी करता है. अब हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशोलॉजी का जो टर्म है ये किसने दिया हुआ है. ऑगस्ट कॉम्ट जो था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सोशोलॉजी जो है वो टर्म कॉइन की है. कौन सी बुक में? पॉजिटिव फिलॉसफी इन 1830. अब ऑगस्ट कॉम्ट चाहता क्या था? वो चाहता था कि हमारे पास एक साइंस ऑफ सोसाइटी हो और उसमें हम लोग क्या कर सके, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके, लॉजिकली हम लोग चीज़ों को देख सके. इसीलिए वो उनका क्या पॉइंट था कि जैसे बाकी की साइंसेस हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें या फिज़िक्स की बात करें, बॉटनी की बात करें, ज़ूलॉजी की बात करें, सेम वैसे ही सोशोलॉजी भी इसी क्रोनोलॉजी में आ सके या इसी क्लासिफिकेशन में आ सके. इसीलिए वो चाहते थे कि हमारे पास एक साइंस हो जो हमारी सोसाइटी को स्टडी करे, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? सोशोलॉजी. For thousands of years, men have observed and reflected upon the societies and groups in which they live. अब सालों से जो है जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, या हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, या हमारी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं जो हर कोई उसको कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व करता है. देखो, आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं आता होगा कि फैमिली की फॉर्मेशन कैसे हुई, मैरिज का क्या मतलब है, मैरिज की इवॉल्व कैसे हुई है मैरिज, एट प्रेजेंट कौन सी टाइप्स है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. वी टॉक अबाउट द मैरिज, या पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, कैसे वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, या हम इकोनॉमी की बात करें, तो इन सब चीज़ों को हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं. येट सोशोलॉजी इज़ अ मॉडर्न साइंस नॉट मच मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड. सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें तो सोशोलॉजी जो है वो उनमें सबसे ज़्यादा न्यू सब्जेक्ट है. Sociology is the newest of social sciences to establish itself in the Western universities of the English-speaking world. Sociology as a subject, या हम बात करें कि sociology जो है यूनिवर्सिटी में कब established हुआ था as a subject. 1876 में येल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट में जो है सोशोलॉजी आया था. उसके बाद 1889 फ्रांस, उसके बाद 1907 इंग्लैंड. अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में जो फॉर्मल टीचिंग है सोशोलॉजी की वो कब हुई थी? 1893 में. कहाँ पे? टोक्यो यूनिवर्सिटी में. और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में 1990 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो है सोशोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया गया था. और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है कि एशिया में, या हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से ईयर में जो है सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया गया था. Sociology as a modern science developed only in the 19th century, largely out of the concern about the changes brought by various factors in the society. अब sociology as a मॉडर्न साइंस कब डेवलप हुआ था? इन 19th सेंचुरी. क्यों डेवलप हुआ था? बिकॉज उस टाइम पे 19th सेंचुरी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आ रही थी, और उन चेंजेस का जो रीज़न था वो बहुत सारे रीजंस थे, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं था. जब एकदम से इतना ज़्यादा चेंज सोसाइटी में आना शुरू हो गया, या उस टाइम पे वो चेंज हो रहा था, तो हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी जो उन सारे चेंजेस को स्टडी कर सके और वो किसी कंक्लूजन पे आ सके कि ये चेंजेस क्यों हो रही हैं, इन चेंजेस के रिपरकशंस क्या है, या इनका पॉजिटिव साइड क्या है. इन सब को स्टडी करने के लिए सोशोलॉजी जो है वो एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ. नाउ, फैक्टर्स विच हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो इमर्ज हुआ है? सबसे पहला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ सोशलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड
फेमिनिज्म। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये वाले फैक्टर्स पे मैं पर्टिकुलरली फोकस इसलिए करूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है वो इमर्ज हुआ है। फर्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिश होना। इंडस्ट्रीज़ आप लोगों ने देखी होगी, आजकल तो हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ ही हैं। इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो गया है कि हमें सिर्फ इंडस्ट्रीज़ या सिर्फ घर ही दिख रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस वेरी स्लाइड, industrial revolution that took place first in England during the 18th century brought about sweeping changes throughout the यूरोप। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है बहुत सारी चेंजेस आई थी यूरोप में, मतलब मैसिव लेवल पे चेंज आया हुआ था। नेवर बिफोर इन हिस्ट्री डिड सोशल चेंजेस टेक प्लेस ऑन सच मैसिव स्केल। इससे पहले हिस्ट्री में अगर हम सोसाइटल चेंजेस की बात करें तो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आया हुआ था, मतलब इतने हाई लेवल में चेंज नहीं आया था। तभी हमें इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी कि वो इस चेंज को स्टडी कर सके। सोशियोलॉजी इमर्ज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वीपिंग चेंजेस, मतलब सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द changes at a very massive scale. Factory system of production and the consequent mechanization and industrialization brought turmoils in society. मतलब जैसे ही इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गए उससे क्या हो गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। देखो जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है, रेवोल्यूशन सबसे पहले होता क्यों है, कोई बदलाव लाने के लिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसको एक दिन टॉलरेट करोगे, 2 दिन टॉलरेट करोगे, या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, आप वो कितने लेवल तक टॉलरेट कर सकते हो, आपका टॉलरेंस लेवल कितना ही ज़्यादा हो सकता है, उसकी भी कभी ना कभी एक लिमिट होती ही होती है। सो कहीं ना कहीं वो एकदम से हमारी सोसाइटी में जब चेंज आ जाएगा तो वो हर किसी के लिए बैलेंस करना इज़ इम्पॉसिबल। तो यही हाल जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो लोगों के लिए मतलब इतना इजी नहीं था उसको अडेप्ट करना, मतलब वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ गया था हमारी सोसाइटी में। उसकी वजह से क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज चेंज द फेस ऑफ सोशल एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे ही इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी आना शुरू होगी, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज आया। द सिंपल रूरल लाइफ एंड स्मॉल स्केल होम इंडस्ट्रीज वर रिप्लेस्ड बाय अर्बन लाइफ एंड द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, जहाँ पे पहले की सोसाइटी में क्या होता है, अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात करें, प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड का ही हिस्सा हुआ करता था। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो प्रोडक्शन है वो क्या आ गया, वो घर से बाहर आ गया और एक मार्केट एस्टैब्लिश हुई। जो आज की डेट में हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, अगर हम लोग ऐसा भी सोचें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, बट हमें मार्केट जो है वो इस तरह से बन चुका है आजकल का कि हमें लगता है वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, पर वो चीज़ें हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं होती है। पहले की जो सोसाइटी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की, वो सिंपल तरीके की सोसाइटी थी, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गई। उस सोसाइटी में क्या हुआ कि लोग जो थे वो रूरल सोसाइटी से निकल के अर्बन में शिफ्ट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द डायरेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन, इट डिस्ट्रॉयड और रैडिकली ऑल्टर द मिडिवल कस्टम बिलीव्स एंड आइडियल्स। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया, रैडिकल चेंज आया, उसकी वजह से कस्टम्स में भी चेंज आया, बिलीव्स में भी चेंज आया और आइडल्स में भी चेंज आया। Next point is French Revolution. अब French Revolution is very much important for the emergence of sociology. During 18th and 19th century, European society was hard hit by the revolutions. मैंने वो पहले ही बोला कि जब 18th and 19th century के दौरान क्या हो गया, यूरोपियन सोसाइटी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया। एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ही, फ्रेंच रेवोल्यूशन या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जिसको आप बोल सकते हो, वो आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई। जो ओल्ड सोशल ऑर्डर थे, जितना भी पुराना सिस्टम था, वो क्या हो गया, जो कहीं ना कहीं रिलाई करता था रिलेशंस पे, लैंड पे, रिलीजन पे, मोनार्की में, वो क्या हो गया, वो शेकी, मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। देखो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, आप लोगों ने बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट सुना ही होगा, बंधुआ लेबर जिसको आप बोलते हैं। ज़मींदार क्या करते थे,
ज़मींदार पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे या उनकी जो है लैंड पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगाते थे, जो भी जिस भी तरह का, मतलब वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो होता क्या था, अगर आप ये वाला पॉइंट भी रखो नज़र में, और किंग के टाइम पे किंग का बेटा ही किंग बनता था। पर इस टाइम पे क्या हुआ, जब ये सारे रेवोल्यूशन आना मतलब ये दोनों रेवोल्यूशन आना शुरू हो गए, तो डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट आया। अब एकदम से जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हो गए तो उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 ब्रॉट अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए और इन्हीं चेंजेस ने जो है बहुत सारे थियरिस्ट को अट्रैक्ट किया टूवर्ड्स इट। मतलब कि क्या क्या चेंजेस आ रही थी, बहुत सारे थियरीज जो थे उन्होंने इस चेंज को नोटिस किया और उन पे काम करना भी शुरू किया। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस क्लास सिस्टम चेंज्ड ड्रामेटिकली या ड्रास्टिकली यू कैन से। जो एरिस्टोक्रेट्स थे सडनली लॉस देयर मनी एंड स्टेटस, व्हाइल पीजेंट्स हु हैड बीन एट द बॉटम ऑफ द सोशल लेडर रोज टू मोर पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पोजीशन। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, दो क्लास आप देख लो, एक वो देख लो जो ओन कर रहे हैं और एक जो वर्कर्स हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जो जिनके पास सारी की सारी अथॉरिटी थी, जो गवर्न करते, उनकी पोजीशन क्या हो गई, या जो उनका मतलब क्या हाल हो गया, उनके पास मनी ख़त्म हो गया, उनका स्टेटस, दे लॉस देयर स्टेटस। उसकी वजह से क्या हुआ, जो वर्कर्स थे या जो उनके नीचे काम करते थे, वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट हो गए और उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। In short, French monarchy was beginning to collapse as the lower class attained more rights that allowed them to कंट्रोल देयर डेस्टिनी इन देयर गवर्नमेंट। उससे क्या हो गया, जो मोनार्की सिस्टम था या जो किंग का सिस्टम था या क्वीन का सिस्टम था, वो क्या हो गया, कोलैप्स होना शुरू हो गया। क्योंकि होता ही यही था, किंग का बेटा किंग बनता था, बाकी किसी को राइट नहीं मिलता था, मतलब वो हेरिडिटरी रूलिंग क्लास सिस्टम जिसको आप बोल सकते हो। तो ये सब तरह के चेंजेस उस दौरान पे आए। नेक्स्ट इज द राइज ऑफ सोशलिज्म। The rise of socialism is also one of the factors which has led to the emergence of sociology. सोशलिज्म की वजह से भी क्या हुआ कि सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो इमर्ज हुआ। सोशलिज्म जो है मीन्स अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन which advocates that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. अब मैं आपको सोशलिज्म जो है कनेक्ट करूँगी विद कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म में क्लास आती है, मतलब वहाँ पे क्लास एग्जिस्ट करती है। एक वो लोग जो कि कैपिटलिस्ट हैं और एक वो लोग जो कि पीजेंट्स हैं, यहाँ जो भी हम लोग उसको वर्कर्स बोलते हैं, पीजेंट्स सही नहीं है, कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स। तो वहाँ पे आती है क्लास। तो मतलब जब तक जिनका राइट है, जो ओन कर रहे हैं, वही उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। जो वर्कर्स है वो उसकी एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास अथॉरिटी नहीं है। सोशलिज्म में क्या है, सोशलिज्म में एज सच कोई क्लास एग्जिस्ट करती ही नहीं है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या हम एक्सचेंज की बात करें, वो एक कम्युनिटी रेगुलेट करेगी, मतलब हर कोई रेगुलेट करेगा उसको, मतलब हर कोई ओन करेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है कि उसके पास ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज होंगे ओन करने के लिए और बाकी के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो सम सोशोलॉजिस्ट फेवर सोशलिज्म एज अ सोल्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, मोस्ट वर पर्सनली एंड इंटेलेक्चुअली अपोज टू इट। कुछ सोशोलॉजिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि सोशलिज्म जो है इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन अगर हम लोगों को इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, और कुछ ऐसे भी थे जो कि अपोज कर रहे थे इस चीज़ को। On the one side, Karl Marx was an active supporter of the overthrow of the capitalist system and its replacement by a socialist system. Karl Marx, ये मैं आपको नेक्स्ट मतलब देखूंगी कभी भी वीडियो बनेगा, विल शॉर्टली अपलोड स्पेसिफिकली ऑन द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था ही वॉज एक्टिव सपोर्टर, मतलब वो सपोर्ट कर रहा था किसको, सोशलिस्ट सिस्टम को। वो चाहता था जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आए या फिर सोशलिस्ट सिस्टम आए, जहाँ पे हर कोई चीज़ को कौन ओन करेगा, कम्युनिटी, और बाकी उसमें ऐसा कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। Although he did not develop a theory of socialism per se, he spent a great deal of time criticizing various aspects of capitalist society.
अगर हम लोग बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने कोई ऐसी थ्योरी डेवलप नहीं की थी जिसमें उन्होंने सोशलिज्म की बात किया हो या फिर उन्होंने कोई थ्योरी दी हो सोशलिज्म की। उन्होंने वर्ड तो बोल दिया कि सोशलिज्म जो है उससे हम लोग इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, बट उन्होंने ऐसा कोई थ्योरी नहीं दी थी सोशलिज्म पे। उन्होंने ज़्यादा वक्त जो है अपना किस पे लगाया, क्रिटिसाइज करने में, किसको, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। In addition, he engaged in a variety of political activity that he hoped would help bring about the rise of socialist societies. In addition मतलब उसके अलावा जो है उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज किया इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, सो दैट क्या हो सके, राइज ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट सोसाइटी हो सके। नेक्स्ट इज द अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन का सिंपल टर्म्स में अगर बोलूँ तो people from the rural area coming to the urban area. Urbanization is the increase in the proportion of people living in towns and cities. Urbanization का मतलब है कि proportion of people जो कि वो increase हो जाए कहाँ पे, towns में और cities में। अब urbanization का concept जो है ये भी industrial revolution के साथ ही आया था या industrialization के साथ ही आया था। urbanization के दौरान पे क्या हुआ कि लोग जो थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान पे क्या हुआ, जो लोग थे वो रूरल सोसाइटी से निकल के अर्बन सोसाइटी में आना शुरू हो गए। अर्बनाइजेशन अकर्स बिकॉज पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज, कंट्री साइड टू अर्बन एरियाज। दिस यूजुअली अकर्स व्हेन ए कंट्री स्टिल डेवलपिंग। ऐसा कब होता है, जब एक कंट्री डेवलप कर रही हो, अगर हम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हो या एजुकेशन सिस्टम बन रहा हो, हॉस्पिटल्स बन रहे हो, मतलब जितने भी रिसोर्सेज जो एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है वो सब इनको जहाँ पे मिल रही हो, लोग वहाँ ही आना प्रेफर करते हैं। पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, large number of people in the 19th centuries were uprooted from their rural homes and moved to the urban settings. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे वो कहाँ से मूव होना शुरू हो गए, रूरल होम से अर्बन सेटिंग्स में जाना शुरू हो गए। और this massive migration was caused in large part by the jobs created by the industrial system in the urban areas. और इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो गई और उसकी वजह से जो है मैसिव माइग्रेशन, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो कहाँ से मूव होना शुरू हो गए, फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। और इसी रीज़न से, इस मैसिव माइग्रेशन की वजह से क्या हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हुई इन urban setting या urban society particularly, but it presented many difficulties for those people who had to adjust to urban life. देखो जिस सोसाइटी की जितना मैक्सिमम जितने वो लोगों को रख सकती है, अगर उससे ज़्यादा लोग उस जगह पे हो जाएंगे तो बहुत सारे क्राइसिस आएंगे, फूड का क्राइसिस आएगा, लैंड का क्राइसिस आएगा, वाटर का क्राइसिस आएगा। और यही अर्बनाइजेशन की वजह से भी हुआ कि लोग जो हैं जो रूरल सेटिंग से अर्बन सेटिंग्स में आते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था, और जो ऑलरेडी अर्बन सेटिंग्स में रहे थे उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। In addition, the expansion of the cities produced a seemingly endless list of urban problems. जैसे ही एक्सपेंशन होने लगा सिटीज़ की, उसकी वजह से अर्बन प्रॉब्लम्स भी अराइज होना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल ओवर क्राउडिंग, पोल्यूशन, नॉइज, ट्रैफिक एंड सो ऑन। Next is the feminism. Whenever women are subordinated, they have been subordinated almost always and everywhere. They seem to have recognized and protested that situation in some form. अब अगर आप आज की सोसाइटी की बात करोगे या हम अगर पर्टिकुलरली स्टेटस ऑफ द वेमेन की बात करें, वो बेटर है, नो डाउट, बट स्टिल अभी भी काफ़ी सारी वीमेन ऐसी भी हैं वो आर सबॉर्डिनेटेड, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अब हम लोग अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे भी कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था फेमिनिज्म का। क्यों? क्योंकि विमेन जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जुगेट हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा था, ऑप्रेस्ड किया जा रहा था विद इन द सोसाइटी। फॉर विमेन्स राइट जो है फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फेमिनिज्म रेफर्स टू अ पॉलिटिकल, सोशल एंड अ कल्चरल मूवमेंट दैट एम्स टू अचीव इक्वल राइट्स एंड स्टेटस फॉर विमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। फेमिनिज्म वो टर्म है जिसमें मतलब जो एम करती है कि विमेन को इक्वल राइट मिल सके या स्टेटस मिल सके इन दी सोसाइटी, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, एजुकेशन हो, किसी भी कोई भी स्फेयर ऑफ सोसाइटी विमेन को इक्वल प्लेस मिल सके। It is based on an awareness of the exploitation and subjugation of women in different
spheres and resolve to make a conscious effort to change. फेमिनिज्म का सिर्फ यही मकसद था उस टाइम पे कि वो विमेन की कंडीशन को क्या कर सके, चेंज कर सके, उनको सोसाइटी में उनकी पोजीशन को सोसाइटी में अपलिफ्ट कर सके. इन बोथ यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट द विमेंस लिबरेशन मूवमेंट वॉज ऑल्सो गोइंग. अब यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में उस दौरान पे क्या होता है, विमेंस लिबरेशन मूवमेंट वॉज ऑल्सो गोइंग. और ये मूवमेंट किस लिए था, राइट टू वोट, मतलब सफरेज. सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, क्योंकि विमेन चाहती थी कि उनको भी राइट मिले वोटिंग का, particularly in the political elections. All of this had an impact on the development of the sociology. अब जितने भी 4 पॉइंट्स मैंने बताए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ सोशलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड फेमिनिज्म, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया था, मतलब मैसिव लेवल का चेंज आया था, जिसकी वजह से जो है सोशोलॉजी जो है डेवलप हुई है. होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.